अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिटन कम्युनिकेशन। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिटन कम्युनिकेशन होती क्या है, रिटन कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है, एंड रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कि रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कॉमन इक्विटीज इन रिटन कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ tactics in communication language expert. But it's going to tell us about what we need to keep in mind while communicating in writing. While writing, while written communication affords greater flexibility since it can be edited and both compose and read it leisure or at the one page. A great deal of care need to be taken in order to ensure its effectiveness, as it can serve as the point of reference which can turn to mind and again thus creating a more listening impact. तो जो सबसे अहम चीज़ है कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इन अ सेंस ऑफ आप अपनी कम्युनिकेशन को बिफोर डिलीवरिंग एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ऐड और लेस कर सकते हैं। और ये तमाम ऑप्शन कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस में इजाफा करते हैं, और यही वजह है कि रिटन कम्युनिकेशन से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते हैं। फिर हमने बात की थी focus on format. The various formal writing forms have a predetermined, universally accepted format that accompanies them. This format, which is largely based on universal writing convention, serves to facilitate communication by eliminating miscommunication that may result throughout the random writing styles. हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आइडियाज़ डेवलप होते हैं माइंड के अंदर, सिनेरियो डेवलप होता है माइंड के अंदर, और उसके बाद हम उसको ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में डाइवर्ट करते हैं। तो ये जो सिनेरियो होता है इसके जरिए हम अपनी कम्युनिकेशन को अपने ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, और इस तरह कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। Moreover, these formats are likely to change with time due to the evaluating nature of communication और टेक्नोलॉजी। और ये फॉर्मेट जो है टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, जैसे जैसे इन्वेंशन और इनोवेशन की वजह से कम्युनिकेशन के अंदर जिद्दत आती है। For example, the semi-block format that was earlier the most reliable upon the format of for letter writing has now given way to the full block format after the wide spread of use of computer. कम्युनिकेशन के अंदर जो बिग चेंज आया है वो ये आया है कि हम हिस्ट्री में पास्ट में ज़्यादातर कम्युनिकेशन हार्ड कॉपी में करते थे, और आज कम्युनिकेशन जो है वो सॉफ्ट कॉपी में हो रही है। हार्ड कॉपी में कम्युनिकेशन के दौरान हम ज़्यादातर जो यूज़ करते थे वो स्मॉल लेटर्स यूज़ करते थे, और जब से कम्युनिकेशन सॉफ्ट कॉपी में डाइवर्ट हुई है तो कम्युनिकेशन के अंदर हम ब्लॉक लेटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये चेंजिंग आती है टाइम टू टाइम और अपॉर्चुनिटी टू अपॉर्चुनिटी। स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट, introduction, body, and conclusion. While writing, one should ensure that the content is well organized with the overview, basic detail comprising the introduction, all major points with their explanation and explication, constructing the body, preferably divided into a separate paragraph, each of every new point, with the title, subtitle, if necessary. सेकंड जो हमारे पास है वो जो हम स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंट्रोडक्शन का, दूसरा होता है बॉडी का, और थर्ड होता है कंक्लूजन का। यानी हम अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने मैसेज को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से,
फिर उसके बाद उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉडी आती है, और फिर हम अपनी कम्युनिकेशन को लास्ट स्टेज जिस पे वाइंड अप करते हैं उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। तो हमें ड्यूरिंग द राइटिंग, वाइल राइटिंग, जो हमें सबसे ज़्यादा इंश्योर करने की ज़रूरत होती है वो अपने कंटेंट को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जितना कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज होगा उतना कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, और जितना कंटेंट अनऑर्गेनाइज होगा उतनी ज़्यादा वो पुअर कम्युनिकेशन में चली जाएगी। बेसिक डिटेल्स जो हमें कम्युनिकेशन में डिलीवर करनी है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, जो हम पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो पॉइंट जो हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो हमें जो है अपने इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना होता है। इंट्रोडक्शन वो लेवल होता है जिसके अंदर हम अपनी कम्युनिकेशन के जो मेन थीम या मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज मेथड और प्रोसीजर के जरिए। उसकी डिटेल को हम लेकर आते हैं टेक्स्ट बॉडी के अंदर, और कंक्लूजन में हम वो फाइनली ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन करने का मकसद क्या था, ताकि रिसीवर कम्युनिकेशन को ना सिर्फ रिसीव करे बल्कि वो उस ऑब्जेक्टिव को भी रियलाइज करे कि वो ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सेंडर अपने कस्टमर को सेल्स लेटर लिख रहा है, तो वो पहले तो अपनी प्रोडक्ट, वो सर्विस जो वो सेल करता है उसका इंट्रोडक्शन कराएगा, टेक्स्ट बॉडी के अंदर उसकी डिटेल लेकर आएगा, और कंक्लूजन के टाइम वो अपने कस्टमर को फोर्स करने की कोशिश करेगा कि ये लेटर लिखने की वजह क्या थी ताकि आप हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज कर सकें। तो ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि खास तौर पे बिजनेस कम्युनिकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन में फ़र्क ये है कि जनरल कम्युनिकेशन समटाइम ऑब्जेक्टिव लेस भी हो सकती है, जबकि बिजनेस कम्युनिकेशन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फुल होती है, कभी भी बगैर ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं की जाती। यही वजह है कि कंस्ट्रक्टिंग द बॉडी briefly divided into the separate paragraph, हमें separate paragraph में डिवाइड करना होता है, and every new point with the titles and subtitles if necessary, और इसके अंदर हर बॉडी के अंदर टाइटल और सबटाइटल का यूज करना बहुत जरूरी होता है। इमेज make sure you structure the content of what you are writing well. आपको यकीनी बनाना होता है अपने स्ट्रक्चर को कि जो आप लिख रहे हैं वो किस हद तक इम्प्रूव और किस हद तक बेहतर है। थर्ड हमारा स्टेज आता है ensuring connectivity. The content that comprise a piece of writing should reflect fluency and should be connected throughout the logical flow of thoughts. आपका जो कंटेंट है जो कंप्राइज करते हैं वो जो राइटिंग पीस है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन होना चाहिए किस चीज़ का, आपकी फ्लुएंसी का, और इसके अंदर जो लिंक होना चाहिए वो होना चाहिए आपके लॉजिकल फुल ऑफ थॉट्स का, कि जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसकी लॉजिक क्या है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशन एंड ईज द अटेंशन ऑफ द रीडर, ताकि आप मिस इंटरप्रिटेशन जैसे नेगेटिव एस्पेक्ट से बच सकें और आप अटेंशन हासिल कर सकें हर स्टेज पे अपने रिसीवर यानी रीडर की, जो आपकी कम्युनिकेशन को रीड करने वाला है। Moreover, care should be taken to ensure that the flow is not brought about throughout a forced, deliberate use of connectives, as this make the piece extremely uninteresting and artificial. मज़ीद जो एक आपको ध्यान रखना होता है, आपको बी केयरफुल रहना होता है, वो ये कि आपको यकीन बनाएं कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन डिलीवर कर रहे हैं, उसके अंदर जो है रेलिवेंसी होनी चाहिए, और आप जो भी कम्युनिकेशन की डायरेक्शन आपने डिटरमाइन किया है उसके अंदर एक्सट्रीमली अनइंटरेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल एस्पेक्ट से बचना, ताकि कम्युनिकेशन के अंदर रीडर का इंटरेस्ट डेवलप रह सके। इमेज
Lack of connectivity can often lead to communication gaps, misinterpretation and doubts. जितना आपके रीडर का इंटरेस्ट कम डेवलप होगा, उतना ही उसकी कनेक्टिविटी पुअर होगी, और जितनी कनेक्टिविटी पुअर होगी उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, मिस इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और डाउट्स क्रिएट होंगे। तो एक अच्छा राइटर वो होता है जो अपनी कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो उसका ऑब्जेक्टिव, जो कि हम इंट्रोडक्शन फेज में करते हैं, कि हाउ टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, हाउ कैन वी कनेक्ट विद अवर रिसीवर, जो कि हमारे मैसेज को रिसीव करने जा रहा है। स्टेज 4, टेम्परिंग द कंटेंट एज पर द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। हमें टेम्परिंग करनी होती है अपने कंटेंट को फॉर्मेलिटी की हद तक। द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर शुड डिफाइन द यूज ऑफ सैल्यूटेशंस, द वोकैबुलरी, द कंटेंट, द फॉर्मेट एंड इवन द मीडियम। हमें अपने कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्मेलिटी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है, ख़ास तौर पर रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में अक्सर हम फॉर्मेलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में रिसीवर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है टूवर्ड्स फॉर्मेलिटी। इन फॉर्मेलिटी के दरमियान जो सेंडर और रिसीवर का रिलेशनशिप होता है, उसमें रिसीवर फोकस ज़्यादा करता है। सबसे पहले जो अहम पॉइंट होता है वो होता है सैल्यूटेशन, कि हाँ, आप किस तरीके से अपने रिसीवर को देखते हैं। आपकी नज़र में रिसीवर की रिस्पेक्ट क्या है, आपकी नज़र में रिसीवर की इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी नज़र में रिसीवर की कंडीशन क्या है। इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए जो सबसे आइडियल ऑप्शन होता है, मैक्सिमम यूज ऑफ सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस की एग्जांपल ये होती है, जैसे कि बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ उसमें रिस्पेक्टेड सर, डियर, और जनरल रिलेशनशिप के अंदर हम मुख्तलिफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं। द वोकेबलरी, फिर एक आइडियल वोकेबलरी यूज होनी चाहिए, वो वोकेबलरी जो रिसीवर से ज़्यादातर फैमिलियर हो, ताकि उसे रिसीविंग द मैसेज में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। फॉर्मेट आपका आइडियल होना चाहिए, और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो मीडियम रिसीवर के लिए आइडियल और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। थॉट नॉट इंटीग्रल टू द मैटर communicated. This courtesy help in creating a balanced impression about the communicators. आप जो है बीइंग ए सेंडर, जब आप कम्युनिकेशन डिलीवर करने जा रहे हैं, तो आपने जो अपना कम्युनिकेशन का स्टाइल या कम्युनिकेशन मटेरियल या कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर रखें, इसके अंदर कर्टेसी बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा कर्टेसी का लेवल आपकी कम्युनिकेशन में होगा, उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेशन के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, और सेंडर और रिसीवर का रिलेशनशिप इम्प्रूव होता चला जाता है। इमेज टून योर कम्युनिकेशन bearing in mind how formal or casual your relationship is with receiver. आपको देखना होता है कि आपका बीइंग ए सेंडर अपने रिसीवर के साथ रिलेशनशिप फॉर्मल है, कैजुअल है। इस चीज़ को फोकस करते हुए आपने अपने मैसेज को डिलीवर करना होता है। Steering clear of short form. People may not be aware of the meaning of various short form and may thus first it difficult to interpret them. Moreover, short form can at times be culture specific or even organization specific and may thus unnecessarily complicate the communication. हम अपनी कम्युनिकेशन के कंसाइसनेस के लिए कोशिश करते हैं ज़्यादातर यूज़ करने की मुख्तलिफ टर्म्स की शॉर्ट फॉर्म, जिससे हमारी कम्युनिकेशन के अंदर कंसाइसनेस की क्वालिटी में इजाफा हो जाता है। लेकिन हमें ये फोकस करना चाहिए कि कहीं ये कंसाइसनेस हमारे रिसीवर के लिए एक हर्डल ना बन जाए,
और वो शॉर्ट फॉर्म जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, अगर हम उसको यूज करेंगे तो इससे हमारी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस वीक हो सकती है। इसका एक आइडियल मेथड ये होता है कि जिस भी टर्म की आप टर्म्स की शॉर्ट फॉर्म यूज करने जा रहे हैं, पहले उसकी प्रॉपर फॉर्म लिखें और उसके बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म अगेन अगेन रिपीटेशन में शॉर्ट फॉर्म को यूज करें, ताकि पहले रीडर और रिसीवर उस शॉर्ट फॉर्म से अवेयरनेस हासिल कर ले, ताकि उसको बाद में अंडरस्टैंडिंग में कोई मुश्किल ना हो। लाइफ इन 140 कैरेक्टर्स इज ओके फॉर ट्विटर, नॉट अदरवाइज। तो ये कि हमारे पास इमेज मौजूद है कि जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं लाइफ इन द 140 कैरेक्टर इज ओके फॉर ट्विटर, नॉट अदरवाइज। इसके अंदर जो हमने यूज किए 140 कैरेक्टर्स, ये हमने शॉर्ट फॉर्म की है, इसकी डिटेल जो है मजीद रिक्वायर्ड है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंचुएशन। एक अच्छा कम्युनिकेटर और अच्छा राइटर वो होता है, ख़ास तौर पर रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वो ग्रामर का, स्पेलिंग का एंड पंचुएशन का। अगर इन तीनों कंडीशन में कहीं भी लिटिल बिट मिस्टेक या एरर आ जाए तो उससे कम्युनिकेशन के अंदर मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Improper grammar can at worst causes miscommunication and at least result in unwanted harm and should be thus avoided. ग्रामर अगर मिस्टेक होती है तो उससे कम्युनिकेशन की मिसकम्युनिकेट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमारी कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। So too, spelling can create the same effect or can even reflect the careless attitude on part of the sender. और अगर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सेम कंडीशन होती है कि पहला एक डिसएडवांटेज ये होता है कि कम्युनिकेशन की मिस कम्युनिकेट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सेकंड, अगर रिसीवर स्पेलिंग मिस्टेक के बावजूद कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड भी कर लेता है तो इससे आपका नेगेटिव इमेज जाता है, जिससे आपकी गुडविल डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। फाइनली, इफेक्टिव यूज ऑफ पंक्चुएशन फैसिलिटेट रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कैन इन रेयर cases even prevent a completely different meaning which can result in the miscommunication। और पंक्चुएशन के जरिए तो हमारी कम्युनिकेशन के मीनिंग ही बिल्कुल अपोजिट और डिफरेंट हो जाते हैं, जिससे लाजमी तौर पे रिसीवर के कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटीज, मिसकम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज और कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वो तीन डायरेक्शन है जिसके ज़रिए हमें अपने रिटन कम्युनिकेशन में ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है: ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। Bad grammar and spelling can land you in trouble even today। और अगर आप वीक हैं ग्रामर में और स्पेलिंग के अंदर तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ट्रबल का रीजन बन सकती है। स्टेज 7 के अंदर सेंसिटिविटी टू द ऑडियंस। एक अच्छा राइटर और एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स ऑडियंस। कम्युनिकेशन की सक्सेस के अंदर सबसे अहम जो फाउंडेशन होती है वो राइटर या कम्युनिकेटर को फोकस करना होता है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। अगर आप उसको फोकस नहीं करेंगे तो कभी भी आप कम्युनिकेशन में कामयाब नहीं होते। मुख्तलिफ राइटर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ ऑडियंस को टारगेट या फोकस कर रहे होते हैं और उस फोकस के जरिए वो अपने कम्युनिकेशन के अंदर चेंजिंग लाते हैं। One need to be aware of and sensitive to the emotions, needs, and nature of the audience in choosing the vocabulary, content, illustration, formats, medium of communication, as a discomfort in the audience would hamper rather than facilitate communication।
हम मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ ऑडियंस को फोकस करते हैं, मुख्तलिफ ऑडियंस को अपनी कम्युनिकेशन डिलीवर करते हैं, और अगर हम इस सिलसिले में सेंसिटिव ना हो और हम अगर उनको फोकस ना करें, डिफ्रेंशिएट ना करें, तो हमारी वोकेबलरी, हमारी इलस्ट्रेशन, हमारी कम्युनिकेशन के मीडियम हमारी ऑडियंस के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, और ये डिस्कम्फर्ट ऑफ ऑडियंस हमारी कम्युनिकेशन को फ्लॉप करने का रीज़न बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर हम एडल्ट एंड मेच्योर ऑडियंस से कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन का स्टाइल कुछ और होगा। अगर हम यंग ऑडियंस से खिताब करने जा रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन का स्टाइल कुछ और होगा, और अगर हम चिल्ड्रन को फोकस करने जा रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन का मेथड कुछ और होगा। Don't take your audience for granted. Make sure they understand what you are thinking. और आपको ऑडियंस के मुतालिक कभी गारंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस अक्सर जो है मिक्स ग्रुप की सूरत में भी हो सकती है। तो आपको ये श्योरिटी रखनी चाहिए कि हर कंडीशन में आपकी कम्युनिकेशन कामयाब होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। कम्युनिकेशन के अंदर क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इन ऑर्डर टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन, वन नीड टू बी क्रिएटिव टू ब्रेक द tandem of writing and prevent monotony from creeping in. कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा राइटर वो होता है जो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर क्रिएटिविटी को कंटिन्यूसली फॉलो करता है, और इस क्रिएटिविटी की वजह से जो है वो अपनी राइटिंग के अंदर अट्रैक्शन में इजाफा करने में कामयाब हो जाता है। This is especially true in the case of all detail writing that seeks to hold the reader's attention. और ये ख़ासतौर पर ज़्यादा अहम हो जाती है जब आप डिटेल के अंदर राइटिंग करते हैं और सीक्स करते हैं, होल्ड करते हैं रीडर्स अटेंशन को। जब आप अपने रीडर्स की कंटिन्यूसली बेसिस पर अटेंशन हासिल करना चाहते हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लॉन्ग कम्युनिकेशन में रीडर की अटेंशन वीक होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। मेक श्योर योर कम्युनिकेशन डजंट एंड अप इन अ पाइल ऑफ रैप्स, बी अ लिटिल क्रिएटिव। और आपको ये श्योरिटी रखनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगी और इसके अंदर जो है कंटिन्यूटी रहेगी। स्टेज 9, अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज ऑफ जर्नल। आपको एक मोहतात रहने की ज़रूरत होती है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जर्नल से। एक्सेसिव यूज ऑफ जर्नल कैन पुट ऑफ अ रीडर who may not read further, as unlike a captive audience. The choice of whether to participate in the communication rests considerably with the readers. अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा जर्नल का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपके रिसीवर का डिसकंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो कम्युनिकेशन के एंड तक नहीं जाता, और ये रीज़न बनती है आपकी कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जॉर्डन को बहुत ज़्यादा नेसेसरली यूज़ करें और अननेसेसरी उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ जॉर्डन हैजंट टेकन एनीवन एनीवेयर। अवेयरनेस ऑफ द ऑडियंस मीडियम। अवेयरनेस होनी चाहिए। एक अच्छा स्पीकर और अच्छा राइटर वो होता है जो अवेयरनेस रखता है ऑडियंस के मीडियम की। द मीडियम नीड टू बी चूजन एज पर इट्स सुटेबिलिटी टू द ऑडियंस content, while the content would need tampering as a part of medium audience. For example, while an elaborate message can be sent via letter or email and SMS, the same content may have to be heavily edited.
जब हम मैसेज को डिलीवर करते हैं तो हमारे पास एक वैरायटी ऑफ मीडियम आती है जिसके ज़रिए हम अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं। इस वैरायटी ऑफ मीडियम के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम ईमेल के ज़रिए मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, हम एसएमएस के ज़रिए मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, हम लेटर्स के ज़रिए मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। और ये जो मीडियम्स होते हैं ये वेरी करते हैं डिफरेंट मैसेज टू मैसेज, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज, कि हमारे मैसेज भेजने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो राइट सिलेक्शन ऑफ मीडियम is necessary for successful in communication. Like all effective communication, good writing should be said to occur when the gap between what one desires to say and what one is not constant to means it intelligible, almost non-existent. One is constant to mean is negligible or almost non-existent. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एक गुड राइटर वो होता है जो कि अपनी कम्युनिकेशन के दौरान गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और उसकी जो डिजायर होती है वो होती है अपने कम्युनिकेशन यानी कंस्टेंट ऑफ मीन्स एंड नेग्लिजिबल एंड ऑलमोस्ट नॉन एक्सटेंसिव, making point that are going everyone audience had be aware of you are speaking to.